प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम संस्कृत साहित्य की शुरुआत करेंगे और संस्कृत साहित्य में सबसे पहले पढ़ा जाएगा आचार्य भवभूति के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि छोटा ही सही पर छोटा छोटा ही करके एक बड़े सिलेबस के हिस्से को हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको रेगुलर 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। बल्कि अगर चाहिए की जगह हम ये सोचें कि पढ़ना होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतने कम समय आपके पास मिलेंगे कि आप जल्दबाजी में तैयारी नहीं कर पाएंगे। आज से ही कटिबद्ध हो जाइए मेरे साथ कि हम रोज कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे जैसे पढ़ेंगे। और बहुत जल्दबाजी में सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश मत करिएगा। जैसा कि उतावलापन हर व्यक्ति में होता है कि एक ही दिन में पूरा साहित्य पढ़ लें, एक ही दिन में संस्कृत साहित्य पढ़ लें, एक ही दिन में पूरा जो भी हिस्सा हम उठाते हैं हमें लगता है कि हम एक ही दिन में पूरा पढ़ लें, पर ऐसा संभव होता नहीं। इसलिए धैर्य के साथ और धैर्य के साथ जब आगे बढ़ेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो सामान्य रूप से संभव नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 2021 के बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा इस परीक्षा के लिए, और पता नहीं इतनी वैकेंसी आएगी कि नहीं, इस बात पर भी हम आप बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हमारे और आपके पास केवल अंतिम मौका है, ये आप ध्यान रखें। इसलिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ हर हिस्से को पढ़ना होगा कि आपको पता है कि क्या क्या इसमें मूल रूप से। तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य में ये बात आप ध्यान रखिएगा कि गद्य और पद्य दोनों का साहित्य पढ़ना पड़ेगा। किसी एक साहित्य से काम नहीं चलेगा कि गद्य का पढ़ लिए पद्य का छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। गद्य की जितनी विधाएं हैं वो विधाओं पर जो रचनाएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, आलोचना है, ठीक है, पत्रकारिता है, रेडियो है, वार्ता है, ठीक, दलित साहित्य, स्त्री साहित्य जो बाद में जोड़ा गया, उन सब विषयों पर भी आपको बहुत ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद ये काम पूरा होगा। फिर उसके बाद आप जानते हैं काव्य शास्त्र वाला हिस्सा पढ़ना होगा। नहीं पढ़ेंगे नहीं काम चल पाएगा। काव्य शास्त्र में आपको भारतीय और पाश्चात्य दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय और पाश्चात्य दोनों से प्रश्न आए हैं। लिख लिख करके पढ़ें, जो भी बातें हो थोड़ा पढ़िए, लिख लीजिए, पर जिसको पढ़िए दोबारा कम से कम 15-20 दिन बाद पढ़ना पड़े। पहली बार पढ़ते समय वो बातें याद होनी चाहिए। खूब लिखिए, जितना लिख सकते हैं लिखिए, रफ की तरह इस्तेमाल करिए। नोट्स मत बनाइए सुंदर सुंदर सजा करके, म्यूजियम में नहीं लगेगा। आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अपने आप में एक ब्रांड हो जाएंगे। फिर उसके बाद संस्कृत साहित्य है इसमें, तो संस्कृत साहित्य बहुत ज्यादा नहीं आता है, कुछ कवियों का जिक्र आएगा जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा डालेंगे, ये बात ध्यान रखें। तो इसमें संस्कृत साहित्य में साहित्य का तो हिस्सा आएगा जिसमें लेखक व रचनाएं पूछा जाता है, प्लस कभी कभी जो रचना है वो क्या है, कौन सी विधा है, नाटक है, महाकाव्य है, गीति नाट्य है, गीति काव्य है, ठीक है, ये पूछा जाता है। और उसमें अंक कौन से हैं,
या कितने अंक हैं, कितने सर्गों में है, कितने अंकों में है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका कोटेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कौन किसके किसके लिए मशहूर है, इसके विषय में पूछ लिया जाता है। कौन सी पंक्ति किसने कहा है, जैसे एको रसः करुण किसकी पंक्ति है, तो ये प्रश्न आपको बताना पड़ेगा भैया कि ये भवभूति की पंक्ति है। कहाँ से लिया गया है, उत्तर रामचरितम से लिया गया है। उत्तर रामचरितम जो है किस रस का प्रधान ग्रंथ है, तो उत्तर रामचरितम आप बताएंगे कि ये करुण रस प्रधान ग्रंथ है। इसका उपजीव्य क्या है, उपजीव्य का मतलब कि किस पुस्तक को, किस ग्रंथ को आधार बना करके इसको लिखा गया है, इसका उपजीव्य, उसी को उपजीव्य बोला जाता है, ठीक है। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि वाल्मीकि कृत जो है वो रामायण जो है उसी को आधार बना करके इसे लिखा गया। तो ये सारी बातें, एक भी बातें मिस नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो मिले किसी के बारे में लिख लो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार पढ़ो, पर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। फिर व्याकरण भी इसी का, आप जानते हैं कि इसमें रूप आ जाता है, अनुवाद आ जाता है, ठीक है। ये आपको यादें करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं है। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए, याद न हो फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। अनुवाद अब तक जितना आया है वो सब दोहराइए, और ये लगाइए आकलन कि ये किस आधार पर ये वाला सही हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, क्रिया उसमें कैसी लग रही है, कर्ता कैसा लग रहा है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कौन बदल रहा है। तो धीरे धीरे जब बहुत अभ्यास करेंगे तो ये भी परिणाम आपका सार्थक होगा। तो मैंने ये मान लिया है कि बहुत सारे हिस्से केवल बहुत पढ़ करके ही निकाला जा सकेगा। फिर आपको जान रहे हैं कि हिंदी साहित्य में फिर हिंदी व्याकरण भी पढ़ना होगा, हिंदी व्याकरण का भी एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक। तो और जो लेटेस्ट अभी पुरस्कार वगैरह मिला है 2020 में 21 में साहित्य वाले क्षेत्र में, कि ज्ञानपीठ मिला है, कि किसको साहित्य अकादमी मिला है, ये सब हम बाद में करा देंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, जितनी नवीनता हो सके उतनी नवीनता के साथ करिए। तो कम से कम 5 से 6 घंटे इसके लिए निकाल लीजिए, हर काम छोड़ करके इस काम को करिए, बस एक बार, अंतिम बार, हर बार नहीं। तो आइए आज हम एक संस्कृत के विद्वान के विषय में चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य के जितने भी हैं अब तक लेखक और कवि, सबके विषय में हम बात करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक। और सारा वीडियो आपको क्रम वाइज अगर चाहिए तो आपको ऐप में एंट्री करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ऐप में आने के लिए हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। ऐप के अंदर जाने के लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा, और लिंक को पाने के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। सेवन 6 1 8 8 6 3 3 3 8 पर जब आप करेंगे, आप ये बताएंगे कि आप किस कोर्स के लिए, तो कोर्स नेम आपको भेजना ही पड़ेगा। कि आप पीजीटी हैं या अदर व्हाटएवर, तो वो भेज दीजिएगा। तो हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक को डाउनलोड करना है। लिंक के माध्यम से क्या डाउनलोड होगा, आपको ऐप, फिर उस ऐप में क्रम से एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय केवल हम आपको इंफॉर्मेशन दें, ज्यादा से ज्यादा। और इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा मित्र, ऐसे तो होगा नहीं, आप जान ही रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे भवभूति के बारे में। तो आचार्य भवभूति, आचार्य भवभूति के विषय में ये कहा जाता है, सबसे पहले अगर जैसे डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया, ये सब प्रश्न है, जो भी पढ़िए ये मान करके चलिए कि ये हमारी परीक्षा का प्रश्न है, ये हमसे पूछा जाएगा, बस ये नहीं कि जल्दबाजी में पढ़ लें। क्योंकि जो परीक्षा में आ चुका है
वो दोबारा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। वो रिपीट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर वही बार बार रिपीट होते तो लोग उतना ही पढ़ करके सिलेक्शन ले लेते, ऐसा होगा नहीं। तो भवभूति का मूल नाम क्या है? तो आचार्य भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ है मित्र। इनका मूल नाम क्या है? श्रीकंठ। श्रीकंठ, श्रीकंठ। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद हो जाए। आचार्य भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ। फिर दूसरा, मैं बार बार शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं। अब ए का मतलब आचार्य और बी का मतलब भवभूति। फिर आचार्य भवभूति को एक उपाधि दी गई थी। अगर पूछा जाए कि आचार्य भवभूति की उपाधि कौन सी है, कोई बताए? यही प्रश्न है, मान लीजिए। इसको इस नजरिए से देखना है कि यही हमारी परीक्षा का क्या है, प्रश्न है। तो करना कुछ नहीं है, श्रीकंठ दिया गया है, श्रीकंठ लिख दिया मैंने। श्रीकंठ इनका मूल नाम है। पदला छन, इनको श्रीकंठ पदलाच्छन के नाम से, आच्छन आंछन होना चाहिए पर उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनका क्या है, तो उपाधि दिया गया था इनको। और इनके बारे में कहा जाए तीसरी बात, आचार्य भवभूति के विषय में कहा जाता है कि इनका एक और मशहूर नाम है, माने आचार्य भवभूति का प्रसिद्ध नाम कहते हैं है उडुम्बर, या फिर आ सकता है आपको दे करके डंबर। तो आचार्य भवभूति का प्रसिद्ध नाम क्या है? उडुम्बर या फिर डंबर। तीसरा, आचार्य भवभूति का नाम तो हो गया उडुम्बर या फिर डंबर। जहां तक वो पूछेंगे बस केवल उतना ही मैं हिस्सा बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब उसके बाद इनका एक और नाम है, तो आचार्य भवभूति का एक अन्य नाम आता है उब्बेक। कौन सा नाम आता है? उब्बेक। फिर आचार्य भवभूति के विषय में एक बात और कहा जाता है कि आचार्य भवभूति किस समय के थे? तो कहते हैं कि 8वीं सदी के पूर्वार्ध के आसपास इनका समय माना जाता है। किस समय के? माने 8वीं सदी का जो हिस्सा, पहला हिस्सा है, जैसे किसी भी चीज को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक पहला एक बाद का, तो 8वीं सदी के पूर्वार्ध इससे माने पहले वाले हिस्से में इनका जिक्र आता है, तो ये मान लेंगे। फिर आचार्य भवभूति के पिता का नाम, आचार्य भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था।
हमें लग रहा है इसी आधार पर इनका नाम श्रीकंठ रखे थे वो। और फिर कहा जाए कि आचार्य भवभूति के माता का नाम, मैं बार बार पूरी इतनी बड़ी बड़ी लाइन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक प्रश्न के साथ उनका नाम जुड़ा हो जिससे आप भूले न। आचार्य भवभूति यहां लिख करके केवल ये लिखे कि आचार्य भवभूति का, बस इतना लिखे, मूल नाम श्रीकंठ, तो ये बातें भूल जाएगी। लेकिन हर बार ये बोलिए आचार्य भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ है। आचार्य भवभूति को उपाधि दी गई थी श्रीकंठ पदलाच्छन के नाम से। आचार्य भवभूति का प्रसिद्ध नाम उदुम्बर या डंबर है। आचार्य भवभूति का एक अन्य नाम उब्बेक है। आचार्य भवभूति 8वीं सदी के पूर्वार्ध के समय के हैं। आचार्य भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ है। आचार्य भवभूति की माता का नाम जातुकर्णी, जतुकर्णी या जातुकर्णी कहा जाता है, या फिर जातुकर्णी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ ही रहा होगा। तो ये आचार्य भवभूति के बारे में। फिर आचार्य भवभूति के गुरु का नाम, के गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। ज्ञान के निधि माने ज्ञान के सागर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? फिर और देखिए, आचार्य भवभूति का प्रमुख रस कौन सा है? तो करुण रस है। और इसी करुण रस के संदर्भ में एक पंक्ति आती है, कभी कभी यही पंक्ति पूछा जाता है, पंक्ति किसने लिखा? तो कहते हैं एको रसः करुणमेव। पंक्ति किसकी है? तो भवभूति जी की है। आचार्य भवभूति का प्रमुख रस का मतलब करुण रस, माने आचार्य भवभूति का ये मानना है कि लगभग सभी रसों का जन्म करुण रस से हुआ है। करुण रस प्रधान रस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और वो ये बात कहते हैं कि एको रसः करुणम एव। ये पंक्ति किसकी है? तो आप बताएंगे कि आचार्य भवभूति की पंक्ति है। ठीक है, तो और ये पंक्ति कहां से लिया गया है? तो कहते हैं उत्तर रामचरितम से। उत्तर रामचरितम। अब अगर हम बात करें आचार्य भवभूति का, तो आचार्य भवभूति के विषय में एक तो ये हो गया, और कहा जाता है आचार्य भवभूति को, आचार्य भवभूति को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदवाक्य प्रमाणज्ञ थे। या डायरेक्ट लिखेगा आचार्य भवभूति पदवाक्य प्रमाणज्ञ। अब जैसे इसमें प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनाओ, प्रश्न बनाओ। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कि प्रश्न बनाओ। श्रीकंठ किस कवि का नाम था? आचार्य भवभूति। श्रीकंठ पदलाच्छन, श्रीकंठ पदलांछन किसका उपाधि है या किसको उपाधि दी गई थी? तो आचार्य भवभूति। उडुम्बर या डंबर किस कवि को कहा जाता है? तो आचार्य भवभूति। उब्बेक, उब्बेक किस कवि का दूसरा नाम है? तो आचार्य भवभूति। किस समय के हैं, किस सदी के? आचार्य भवभूति की सदी क्या है? 8वीं सदी। या 8वीं सदी से संबंध रखने वाले कौन कौन से आचार्य हैं? तो भवभूति 8वीं सदी का पूर्वार्ध मान लीजिए, ऐसा बोला गया तो। नीलकंठ किसके पिता का नाम है? आचार्य भवभूति के। जातुकर्णी किसके माता का नाम है? तो आचार्य भवभूति के। ज्ञान निधि किसके गुरु थे? तो आचार्य भवभूति के।
करुण रस को प्रमुख रस किसने माना या प्रधान रस किसने कहा? तो आचार्य भवभूति ने। पद वाक्य प्रमाणज्ञ के नाम से कौन जाना जाता था? किसे पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता था? आचार्य भवभूति। दोनों तरफ से प्रश्न बनाइए और ये मान करके चलिए कि आपके टीजीटी पीजीटी का एक प्रश्न है। प्रश्न मान करके इसको तैयार करेंगे तो ज्यादा गंभीर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी बहुत सारी बातें बताना बेहद आवश्यक है। और आचार्य भवभूति के पिता का नाम क्या हो गया? नीलकंठ। पर इनके दादा का नाम अगर पूछ ले, आचार्य भवभूति के दादा का नाम माने पितामह का नाम, ठीक है, पितामह थे इनके भट्ट गोपाल। ठीक। और ये कहाँ के और आचार्य भवभूति कहाँ के रहने वाले? इनके पूर्वजों का बात कहा जाता है। रहने में इनका नाम आता है, ये दक्षिण भारत के निवासी थे, दक्षिण भारत। और इनके पूर्वज कहाँ रहते थे? पूर्वज की बात कर रहा है, ये तो दक्षिण भारत में थे। और पूर्वज कहते हैं कि पद्मपुर नगर का नाम था, दक्षिण भारत का ही रहा है। तो पद्मपुर कोई ऐसा नगर रहा है जहां के ये रहने वाले थे। तो इतनी सारी बातें मैंने खूब अच्छे से धूमधाम से लिखाई है, खूब बढ़िया से पढ़िए, आनंद करिए। पितामह कौन? तो आप ध्यान रखिएगा कि भट्ट गोपाल जी हैं। और इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, भवभूति की 3 नाटक हैं, 3 नाटक। तीनों नाटक के बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से नाटक हैं। चलिए इसको मिटा दें, चलिए आइए देखते हैं। खूब अच्छा से एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब रोज एक वीडियो इस पर हम बनाते रहेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन मिस न होने पाए। बहुत जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए भी। क्योंकि संस्कृत साहित्य का जो हिस्सा पढ़ा रहा हूं ये किताब में मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ करके तलाश करके इतनी बातें निकाली हैं, इसलिए आपके लिए हो सकता है ये काम आ जाए और आपके काम आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब इसमें सबसे पहला जो है उसका नाम क्या है? पहला नाटक है, देखिए पहले हम भवभूति के तीनों नाटक की बात कर लें, इसके बारे में बात चल रही है। आचार्य भवभूति, भवभूति के कुल कितने नाटक? 3 नाटक। 3 नाटक में मित्र पहला नाटक क्या है? पहला नाटक है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। और दूसरे नाटक का नाम अगर हम बात करें तो महावीर चरितम। महावीर चरितम। और इनके तीसरे नाटक का नाम मालती माधवम। यही 3 नाटक है और 3 नाटक याद रखेंगे तो पीजीटी का प्रश्न क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। अब पहली चीज तो पूछा जाता है इसमें विधा, क्या पूछा जाएगा कि कौन सी विधा है ये, इसके बारे में भी पूछा जाएगा कौन सी विधा है, और इसके बारे में भी पूछा जाएगा कौन सी विधा है। तो आपको मैंने बताया कि विधा के रूप में ये तीनों क्या है? नाटक हैं। तो तीनों के बारे में आप सामने लिखें कि ये नाटक। विधा के रूप में ये क्या है? ये भी नाटक है और ये भी नाटक है
और ये भी नाटक है। विधा के रूप में हम इसका नाम क्या जिक्र जान लिए, नाटक है। फिर देखिए नाटक जो है वो अंकों में बटा होता है, तो हम ये जानेंगे कि आखिर उत्तर रामचरितम कितने अंकों में विभाजित है और महावीर चरितम कितने अंकों में विभाजित है, ये प्रश्न है। और मालती माधवम जो है वो कितने अंकों में विभाजित है, इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं। विधा नाटक है, विधा नाटक है, विधा नाटक है, 3 नाटक रचे। और अगर पूछा जाए कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं, ये पीजी सब देखिए, जो भी संस्कृत साहित्य का हिस्सा पढ़ाऊंगा ये मान करके चलिए कि यही पीजीटी का प्रश्न ही है, यही प्रश्न है, यही आना है, इस दृष्टिकोण से आपको पढ़ना होगा। तो यदि पूछा जाए कि कितने अंक हैं तब क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उत्तर रामचरितम जो है इसमें 7 अंक हैं, 7 अंक। महावीर चरितम भी 7 अंक में लिखा, 7 अंक और 7 अंक। और मालती माधवम में कहा जाता है कि 4 अंक। जैसे ये सब अंक के रूप में लिखा जाता है ना, अंक, पर इसमें जो है यवनिका, अंक की जगह उन्होंने क्या नाम दिया है, यवनिका, यवनिका, यवनिका के रूप में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे विधा। फिर आपसे पूछा जाएगा रस। चलिए, तो इसमें आप बताएंगे, जैसे पूछ लिया गया कि उत्तर रामचरितम में कौन सा रस प्रधान है, मुख्य रूप से कौन सा रस है। महावीर चरितम में अगर पूछ लिया कि कौन सा रस है, और मालती माधवम में अगर पूछा कि कौन सा रस है, तब देखिएगा उत्तर रामचरितम जो है ये करुण रस में लिखा गया है, इसका प्रधान रस है करुण रस। महावीर में देखिएगा वीर शब्द दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये वीर रस में है। मालती माधव के प्रेम लीलाओं के विषय में बात है, तो प्रेम लीला वाला जहां मामला आएगा मित्र, वहां आप ये जान लेंगे कि ये किस रस में है, श्रृंगार रस में। तो भवभूति के 3 नाटक के विषय में आपने देखा कि रामचरितमानस में कौन सा रस है, तो आप बोलेंगे कि करुण रस है। महावीर चरितम में कौन सा रस है, तो आप बताएंगे वीर रस है। और मालती माधवम में कौन सा रस है, तो आप बताएंगे श्रृंगार रस है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न ही है, प्रश्न के रूप में ही हम देखेंगे इसको। अब हम बात करते हैं उपजीव्य की। उपजीव्य ये या फिर उपजीव्य, और इसका भी उपजीव्य। उपजीव्य का क्या मतलब है, आप यूं समझ लीजिएगा प्रकरण, दोनों बातें कही जाती हैं। मतलब ये जो कुछ भी लिखे जाते हैं इसका कोई ना कोई आधार होता है। जैसे अगर हम कोई कविता लिख रहे हैं तो हम समाज से प्रेरित हुए, हमने कोई कविता लिख दिया। आप कोई चीज लिख रहे हैं, आप किसी चीज से प्रेरित हुए, आपने किसी चीज को लिख दिया, तो वो हमारा उपजीव्य है। जैसे मान लीजिएगा कि रामचरितमानस मैंने तुलसीदास जी का पढ़ा, और उस तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ करके फिर मैंने कोई कविता लिखी, तो अगर कहा जाए कि ये किस ग्रंथ का आधार है, तो आप बोलेंगे रामचरितमानस ग्रंथ का आधार है। तो इन्होंने जो उत्तर रामचरितम लिखा उसके लिए इन्होंने उपजीव्य बनाया रामायण को। रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि जी। रामायण बहुत सारे लोगों ने लिखा, पर ये वाल्मीकि के रामायण के उत्तर कांड से प्रभावित है। ठीक है ना, तो रामायण का उत्तर कांड किसके रामायण का, तो वाल्मीकि जी के। ठीक है, ये वी लिख दिया हूं, जान लीजिएगा वाल्मीकि लिख दिया हूं। और ये महावीर चरितम भी जो है वो रामायण से ही प्रभावित है, और ये भी किसके, वाल्मीकि के रामायण की बात की जा रही है। पर मालती माधवम के विषय में ये कहा जाता है कि मालती माधवम जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है और नाटक है, रचना में कौन सा, नाटक, कौन सी विधा है, नाटक, तो उपजीव के रूप में कहा जाता है, ये कवि कल्पित है।
और कवि कल्पित का मतलब यह है कि कवि ने इसके विषय में कल्पना किया है, ये उसकी कल्पना का प्रसूत है, कल्पना के हिस्से की बात कही गई है, तो ये कवि कल्पित है। फिर आप में एक प्रश्न और इसमें पूछा जाएगा, जैसे कि पात्र कौन कौन से हैं, ये भी पात्र कौन कौन से हैं, और इसमें भी पात्र पूछा जा सकता है, तो आपको बताना होगा। तो अब उत्तर रामचरितम की बात है, तो ध्यान रखिएगा इसमें राम परिवार के पात्र की बात आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें राम सीता जी, लव और कुश। अब चूंकि ये कौन सा उत्तरकांड की बात कर रहा है, तो उत्तरकांड एकदम अंतिम का हिस्सा था, तो इसमें वाल्मीकि जी आते हैं। और अभी इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे चंद्रकेतु हैं, वासंती हैं, आत्रेय हैं, अगर चाहे तो मैं लिख दे रहा हूं। चंद्रकेतु, आत्रेय, वासंती, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, भगवान जानता। अच्छा दिख रहा है, वासंती, ठीक है, मुरली, तमाना, तो बहुत सारे लोग हैं, पर इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके विषय में कहा जाता है कि ये विदूषक रहित है, इसको केवल इतने जानिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, माने इनकी तीनों रचना विदूषक रहित है। तो विदूषक का क्या मतलब है, इसे जान लेंगे तो याद रहेगा। विदूषक का मतलब होता है कॉमेडियन। इसे हर एक पिक्चर में देखते हैं, एक कॉमेडियन व्यक्ति ला दिया जाता है, क्योंकि उस फिल्म में हर जगह इतनी दमदार चीजें नहीं डाल सकते हैं कि जो है व्यक्ति उसको देखता ही रह जाए, ठीक है। इसलिए बीच बीच में विदूषक को डाला जाता है कि जब फिल्म को, चूंकि 2.5 घंटे का बनाना है या 1.5 घंटे का बनाना है, काम की बात उसमें केवल 15-20 मिनट की होती है, जिसे रसात्मक स्थल कहा जाता है। फिर रसात्मक स्थल चूंकि कम जगह होता है, फिर भी पिक्चर को बड़ी करनी है, अगर वैसे ही वो करते जाएंगे तो व्यक्ति बोर हो जाएगा, उसे देखेगा क्यों। तो बीच बीच में विदूषक की एंट्री करा दी जाती है। विदूषक का मतलब यही होता है, हंसाने वाला। तो कहते हैं कि इसमें विदूषक रहित है, ये महावीर चरितम भी विदूषक रहित है। और ये भी क्या है, विदूषक रहित है, जबकि विदूषक हर जगह आते हैं, हंसाने वाले हर जगह आते हैं। अब चूंकि महावीर चरितम से ये ध्यान रखेगा कि ये हनुमान जी का वर्णन इसमें नहीं है, यहाँ रामचंद्र जी को ही महावीर के रूप में दर्शाया गया है। तो राम फैमिली माने राम परिवार तो इसमें आएंगे ही, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, जनक है, ससुराल वाले पक्ष भी इसमें शामिल हैं, तो ये इनके पात्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है दो पात्र याद करना है, एक तो इसमें रावण का जिक्र आता है मित्र, और एक इसमें आता है शूर्पणखा, सुपर्णखा, ठीक है, और विश्वामित्र, ठीक, विश्वामित्र। तो ये इसके पात्र हो गए। और मालती माधव में दो कैंडिडेट एकदम फिक्स हैं, मालती और माधव, ठीक है, तो खूब अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, मालती और माधव। पर उसके बाद इसी में आते हैं मकरंद सौदामिनी और मयंतिका। तो मालती माधव में मालती और माधव तो हैं ही, मालती भी, माधव भी, उसके बाद आगे मकरंद सौदामिनी, ठीक है, बस ऐसे ही जान लीजिएगा।
तो हमने ये देखा भवभूति के मूल रूप से कितने नाटक हैं, आपने बताया कि 3 नाटक हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। ये याद रखना पड़ेगा। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। फिर पूछा जाएगा विधा, तो भैया ये केवल 3 नाटक लिखे, तो विधा में नाटक होगा, ये भी विधा में नाटक होगा, ये भी विधा में नाटक होगा। फिर अंक की बात आई, अंक में 7 अंक है, ये 7 अंकों में उत्तर रामचरितम है, 7 अंकों में महावीर चरितम है। उत्तर रामचरितम और मालती माधवम में कहा जाएगा तो 4 अंक है, और अंक की जगह इसमें यवनिका है, क्योंकि नाटक वगैरह लिखा जाता है तो वो अंकों में लिखा जाता है। फिर रस में यहाँ क्या है? करुण रस है। यहाँ रस में क्या आया? वीर रस है। यहाँ रस में क्या आया? श्रृंगार रस है। फिर उपजीव्य के रूप में यहाँ पर क्या है? रामायण है। यहाँ उपजीव्य क्या है? रामायण है। रामायण माने उपजीव्य का मतलब आधार ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ जिसका आधार लेकर के इसको लिखा गया, तो ये भी उपजीव्य रामायण है, ये भी उपजीव्य रामायण है। ये उपजीव्य को प्रकरण भी कहा जाता है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये कवि की कल्पना से संदर्भित है, ये बात ध्यान रखें। पात्र कौन है? राम सीता है, लवकुश है, वाल्मीकि है, चंद्रकेतु है, आत्रेय है, वासंती है। यहाँ महावीर चरितम में पात्र में कौन कौन है? राम है, राम को ही महावीर के रूप में दिखलाया गया है, ये बात आप ध्यान रखें। राम की पूरी फैमिली, पूरा परिवार है, रावण है, सूर्पणखा है और विश्वामित्र जी हैं। मालती माधवम में विधा कौन सी? नाटक हो गया, अंक 4, यवनिका में रस श्रृंगार है, उपजीव्य या प्रकरण, कवि कल्पित है, पात्र मालती माधव और मकरंद सौदामिनी इत्यादि हैं। तो ये आज हम लोगों ने जाना भवभूति के बारे में, और बहुत सारे इसमें नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग हैं, तो लिमिटेड लोग को आसानी से आप कंप्लीट कर पाएंगे। खूब अच्छे से 1-2 बार इसको लिख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।